अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरसलान मलिक। आप सबको मेरे चैनल वन पेपर क्रैकर पर खुशामदीद। जैसा कि हमारा जो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में साथ रहा और मैं साथ साथ आप लोगों को लेक्चर्स और उसके नोट्स भी प्रोवाइड करता रहा हूं ग्रुप में। तो अब जो है हमारा नेक्स्ट फेज मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का नेक्स्ट फेज जो है वो स्टार्ट हो गया है, मतलब होने वाला है, जो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। तो साइकोलॉजिकल की तैयारी जो है आप अभी से स्टार्ट कर दें, चूंकि अगर अभी से आप मोस्टली लोग जो है मसरूफ होते हैं, डेली बेसिस पे थोड़ा सा आधा घंटा एक घंटा निकालेंगे तो इंशाल्लाह आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और ग्रुप में जैसे कि आपको पता है मैं क्वेश्चंस भी भेज रहा हूँ और आज वो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस भी करेंगे कि जो मोस्टली क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं कि सर वो हमें बताएं तो सही कि हमने वो ठीक भी किए हैं कि नहीं किए, तो वो हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले जो मोस्टली डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देने के बाद से ही लोग सवाल जो स्टार्ट किए हैं, तो उसमें से जो कॉमन समझने के क्वेश्चन है ना वो मैंने यहाँ लिखे हैं, तो उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले लोग पूछ रहे हैं कि साइकोमेट्रिक भी कैपिटल शहरों में होगा। जी हाँ, बिल्कुल कैपिटल शहरों में होगा, क्योंकि इसकी रीजन ये है कि पहले जब स्टार्ट में आपने जो इनिशियल टेस्ट दिया था उसमें बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स थे, उनको उन्होंने अब क्या किया, शॉर्ट लिस्ट किया और अब वो थोड़े कम हो गए हैं। अब साइकोलॉजिकल में वो मजीद कम हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि अब वो मजीद सेंटर तो नहीं बना सकते, सेंटर तो आपके वही रहेंगे। दूसरा ये है कि मोस्टली लोग जो है वो क्वेश्चंस कर रहे हैं कि सर जो अब ये कितनी एक सीट पे कितने लोगों को इन्होंने कॉल किया। मैं पिछली वीडियो में बनाया कि तकरीबन जो है 25 से 30 लोगों को इन्होंने एक सीट पे कॉल किया। तो उसका एनालिसिस हम थोड़ा सा इस तरह भी कर सकते हैं कि जैसे कि लाहौर में एक सेंटर है, दो सेंटर बने थे लाहौर में, तो 36 सीट्स जो है वो है ओवरऑल पंजाब की। तो मोस्टली पंजाब वाले वहीं गए थे लाहौर के अंदर। तो अब एक जो सेंटर है उसके अंदर 17 रूम्स हैं और एक रूम है उसके अंदर 25 जो स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली मौजूद थे। मतलब कि वो मोस्टली एस्पायर कॉलेज में तो दो दो रूम्स इकट्ठे थे, 50 कैंडिडेट्स जो बैठे हुए थे। तो अब देखें 17 रूम्स और ईच रूम 25 कैंडिडेट्स, तो आप लगा लें कि एक सेंटर को उन्होंने 17 सीटें देनी है। दूसरे सेंटर में भी इसी तरह अगर 15 या 17 जितने भी रूम है तो वो सीटें उतनी वहां चली जाएंगी। और पिंडी और इस्लामाबाद में इतने मतलब कैंडिडेट्स को उन्होंने नहीं बुलाया, वो बस वहीं के जो थे नियरली उन लोगों को बुलाया है। तो बाकी की समझ लें जो मेरिट की हैं या मिला के वो सीटें जो हैं उस सेंटर को चली जाएंगी। तो एक सेंटर पे ये एनालिसिस आपके सामने, आपने देखा होगा कि वहां पे रूम्स कितने हैं टोटल, एक सेंटर में 17 रूम, एक रूम में 25 लोग, तो 25 से 30 की ही रेशो है, इससे ज्यादा की रेशो नहीं है जिन लोगों को डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए बुलाया गया है। तो अच्छा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट ये क्वेश्चन कर रहे हैं कोई लोग कि सर इसका रिजल्ट कब आएगा। तो अब देखिए सब इंस्पेक्टर के जैसे हैं, कितने एक सीट पे अगर 25 लोग हैं तो आपके बन जाते हैं 1000 लोग भी नहीं बनते, ठीक है। 1000 लोगों के सिर्फ पेपर चेक करने उन्हें, तो 1000 लोगों के पेपर तो चेक करना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो आप यही एक्सपेक्टेड रखें कि 3 वीक के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा और होप्स हो कि जैसे रिजल्ट आएगा और वैसे ही आपकी साइकोलॉजिकल की डेट भी आ जाएगी, ठीक है। तो फिर ये रिटर्न फेल हो गया तो तैयारी क्यों करें। अब कई जो है ना वो इसी कश्मकश में मुब्तला हैं, खास तौर पे जो सब इंस्पेक्टर वाले लोग थे, क्योंकि जो बाकी के पेपर से ना, जैसे कि एलडीसी, यूडीसी, ऑपरेटर स्पेशल और लेडी रिसेप्शनिस्ट का, और इसके अलावा जो असिस्टेंट का पेपर था, तो वो तमाम के तमाम ना उनकी स्टेटमेंट्स बिल्कुल सिंपल सी थी और वो स्टेटमेंट्स ऑलरेडी मतलब समझ लें कि मेरे नोट्स वहां एग्जैक्ट फिट आते थे। लेकिन जब सब इंस्पेक्टर का पेपर आया तो उसमें क्या हुआ, उसमें स्टेटमेंट्स थोड़ी डिफरेंट हो गई। ऐसे जो उन्होंने पूछा जनाब, वो पूछते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, अ बेसिक ह्यूमन राइट और अ मैनिपुलेटिंग टूल। अब यहाँ पे जो है ऐसे के अंदर ही उन्होंने आपसे ऑप्शन पहले मांग लिया, आपकी ओपिनियन मांग ली है कि वो है क्या बेसिकली। तो अगर या तो आप फॉर में जाएंगे या अगेंस्ट में जाएंगे, आप दोनों चीजों को साथ लेके चलेंगे, तो मोस्टली लोगों को इस चीज की नहीं थी। लेकिन जो सीएसएस पीएमएस कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो ये कोई मुश्किल बात नहीं थी, और मोस्टली लोग कर भी सीएसएस पीएमएस ही रहे हैं जिन लोगों ने ये दिया है डिस्क्रिप्टिव। तो उन लोगों का थोड़ा सा डाउट है, तो वो कहते हैं कि सर ये तो हमारा अगर फेल हो गया तो हम क्या करेंगे, हम साइकोलॉजिकल की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसमें हाँ आगे जो क्वेश्चंस हैं तो उसकी चूंकि कोई वीडियो नहीं बनाई थी सब इंस्पेक्टर की, तो वो भी कई लोग कह रहे थे कि सर इसका एनालिसिस करें कि क्या पेपर है, कैसा है, किन लोगों का कैसा हुआ वगैरह वगैरह। तो वैसे आप लाइव या फिर उस पर तो आते नहीं है, तो मुझे रिकॉर्ड ही करने पड़ते हैं लेक्चर। मोस्टली मैं वो ले रहा होता हूँ बीच में वोटिंग, आप लोग सोए होते हैं सारे, तो सारे लोग वोट किया करें ना अगर साइकोलॉजिकल की या किसी भी फेस की आप तैयारी कर रहे हैं तो। ये था हमारा रिटर्न मतलब फेल हो गया। अच्छा सॉरी, बात कर रहे थे हम क्वेश्चंस की सब इंस्पेक्टर के, तो उसमें जैसे कि एक क्वेश्चन आ गया कि जो आईएमएफ है, आईएमएफ का जो प्रोग्राम है लोन का,
क्या वो सस्टेनेबिलिटी क्रिएट करता है आपकी कंट्री में, या फिर वो एक डेट ट्रैप है, आपको कर्ज में जो है ले आने का कोई एक ट्रैप है। तो अब लोग कहते हैं कि सर ये तो आपने करवाया ही नहीं था टॉपिक, ये तो बिल्कुल ही हमें नहीं पता था। भाई इकोनॉमी वाला टॉपिक करवाया था ना, तो इकोनॉमी वाले टॉपिक को आप एडजस्ट करके यहाँ पे लिख दें। जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात हैं वो सारे फैक्ट एंड फिगर्स मैंने दिए हैं कि कितने डॉलर्स जो हैं आईएमएफ से लिए हैं, आईएमएफ जो है वो नेक्स्ट हमें इंस्टॉलमेंट रिलीज नहीं कर रहा वगैरह वगैरह, ये तमाम फैक्ट एंड फिगर्स के अंदर मौजूद है। तो आपने अब इसके ऊपर अपनी ओपिनियन क्रिएट करनी थी ना कि एक डेट ट्रैप है या फिर ट्रैप है या फिर एक सस्टेनेबिलिटी क्रिएट करता है आपके जो सोसाइटी है वहां पे। फिर इसी तरह वो जो था दूसरा चाइना वाला आया हुआ था कि कंपैरिजन करें पॉवर्टी एलिवेशन को कम करने के लिए, तो पाकिस्तान को कौन से स्टेप्स ऐसे हैं जो चाइना से सीखने चाहिए। यार पॉवर्टी वाला टॉपिक आप सीधा उसके अंदर लिख दो, जो आपके कंट्री में चीजें हैं वो गलत, यानी कि सोशल इश्यूज मैंने बयान किए ना आपके सामने सारे। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए ऊपर अलग बनाया है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर अलग बनाया है, चाइल्ड लेबर के लिए ऊपर अलग बनाया है, और ओवर पॉपुलेशन के लिए के ऊपर अलग बनाया है। ये सारे टॉपिक किए मैं। तो ओवर पॉपुलेशन वाला जैसे था तो उसको आप इसके अंदर एडजस्ट कर देते कि चाइना जो है वो अपनी पॉपुलेशन को पॉजिटिवली यूज कर रहा है, और अब देखें कि चाइना जो है अपनी पॉपुलेशन को कम करता जा रहा है, वन चाइल्ड पॉलिसी लेके आया वगैरह वगैरह उनकी चीजें हैं। तो अब जो इंडिया जो है इस वक्त चाइना से भी आबादी के अंदर ज्यादा निकल गया, तो नंबर 1 पे इंडिया आ गया। तो चाइना के साथ हमने कंपैरिजन करना था, बाकी ममालिक से तो हमारे कोई कंपैरिजन नहीं था। तो वो जो है अपनी पॉपुलेशन को जिस तरह यूज कर रहे हैं, आपने वो पॉइंट उसके अंदर डाल देना था। तो इतने कंफ्यूज लोग के सर ये तो पता नहीं कहां से पेपर आ गए, तो हमें पता ही नहीं था। तो थोड़े से दिमाग को भी इस्तेमाल किया करें, थोड़ा सा ज़हन का इस्तेमाल किया करें। इसी तरह वो जो दूसरा क्वेश्चन था इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट वाला, यार फ्लड्स वाला है ना, फ्लड वाला है, उसके ऊपर अर्थक्वेक है, ये सारी चीजें उसके अंदर आप डाल दो। मतलब या तो आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही नहीं समझ आई, अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही नहीं समझ पाते तो फिर तो आप मतलब सब इंस्पेक्टर भर्ती होने के या कोई भी सीट पे आने के काबिल भी नहीं है। तो या तो आप स्टेटमेंट को समझें सही तरीके से, ठीक है। तो बहरहाल बाकी जो है वो नॉर्मल सी स्टेटमेंट्स थी जितने भी पेपर थे। तो उन लोगों का जो है वो मैसेज यही आए सबके कि सर हमारा तो पेपर सारे का सारा यहाँ से आ गया, हमारा तो बहुत अच्छा पेपर हो गया वगैरह वगैरह। तो अच्छा खैर ये बहस छोड़ते हैं, आगे हम चलते हैं। मेरिट का आइडिया है, बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे हैं सर मेरिट क्या बनेगा, कितना बनेगा, कैसे बनेगा। देखें अब डिफरेंट सीट्स है ना, तो उनका डिफरेंट मेरिट बनेगा। तो आप ये देखें कि एक सीट है, जैसे कि एक शख्स है, कई लोगों को मैं भी जानता हूं ऐसों को कि वही शख्स जो है एलडीसी के लिए भी शॉर्ट लिस्ट है, सब इंस्पेक्टर के लिए भी और एडी के लिए भी शॉर्ट लिस्ट हुआ है। एडी का भी उसने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दिया है। तो आप ये देखें कि अगर एक ऐसा शख्स जो एडी का टेस्ट भी पास कर गया था और वो एलडीसी वाले से कंपीट कर रहा है, 9 स्केल वाले से कंपीट कर रहा है, फिर तो मेरिट ऊपर चला जाएगा, ठीक है, जाहिर बात है। और जब जो चेकर होगा उसे जो एडी वाला पेपर, एडी वाला जो शख्स है वो जिस तरह उसने रिसर्च की है, जो उसका पीछे बैकग्राउंड नॉलेज है, तो वो तो एक एलडीसी वाले से ज्यादा है, या जिसने एडी का क्वालिफाई नहीं किया उससे ज्यादा है। तो आप इसको नहीं अंदाजा लगा सकते कि कितना बनेगा मेरिट और कैसे बनेगा। तो ये बस यही है कि अभी जैसे कि 25 से 30 लोगों को बुलाया है, तो अगले फेज में 10 से 15 लोगों को बुलाया जाएगा, उम्मीद ऐसी है। तो मैंने मतलब वो मैसेज किया था कि 70 तक मुझे लगता है कि मेरिट बनेगा, लेकिन वो फिर ग्रुप में एक शख्स ने कहा कि सर लास्ट टाइम जो है 150 पे इतना मेरिट बना था, तो परसेंटेज बड़ी कम है, 50% से भी नीचे बिलो बनता है। तो फिर ये तो मतलब समझ लें कि मोटिवेट करने वाली भी एक चीज है कि समझ लें 50 से बिलो है अगर, तो 50 तो सबके आ जाएंगे मार्क्स। होप सो 50 तो ले ही लोगे ना सब लोग, तो इतने मार्क्स तो उम्मीद है कि आ ही जाएंगे। तो हाँ, मेरिट की मेन बात चल रही थी हमारी, मेरिट कितना बनेगा। तो मेरिट जितना भी बने, आप जो है साइकोलॉजिकल की तैयारी लाजमी करें, क्योंकि आपने देखा कि रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के एक हफ्ते के अंदर अंदर के 10 दिन के अंदर, 9 दिन के अंदर अंदर आपका एडी का और सिक्योरिटी सुपरवाइजर का टेस्ट था। 9 दिन में आपने क्या करना है, जब इतने थोड़े दिन होते हैं ना, वैसे ही बंदा कहता है कि इतने से दिन रह गए, मैं तैयारी नहीं करता, बस जो है जैसे है वैसे देंगे। इस तरह की गलतियां ना करें। आप जो है काफी आगे मतलब स्टेज पे आ चुके हैं, तो ये प्रिपरेशन आपकी लाजमी होती है। कोई बंदा अगर कहता है ना कि मैं बहुत बड़ा फन खाऊं, मैं बगैर प्रिपरेशन के तैयारी करके चला जाऊंगा, तो जनाब ये प्रैक्टिस वाली चीजें हैं, ये वो वाली डिस्क्रिप्टिव वाला इसमें कोई खाता नहीं है कि सीएसएस पीएमएस की आपने तैयारी की हुई है और बगैर जो है प्रैक्टिस के आप चले जाएं और जाके बैठ जाएं, क्योंकि इसमें तो टाइम बड़ा शॉर्ट होता है। वहां पे आपको जनाब 3 घंटे मिल रहे हैं, और बल्कि टाइम तो ऑलरेडी इनके सब पेपरों में शॉर्ट जा रहा है। अगर हम थोड़ा सा वैसे एनालिसिस करें तो जैसे कि एडी का पेपर है जनाब, वो 200 क्वेश्चन उसके अंदर दिए हैं, 200 किसी से भी नहीं हुए, मोस्टली लोगों ने छोड़े हैं। फिर इसी तरह जो ये सब इंस्पेक्टर का पेपर था उसमें वो कहते हैं कि 1500 से 2000 वर्ड का ऐसे लिखे
और साथ में 3 क्वेश्चन भी करें। अब देखें 1500 से 2000 वर्ड का जो ऐसे है ना, वो कम से कम आउटलाइन अगर एक अच्छी बनाई जाए तो कम से कम उसको 1.5 घंटा लग जाता है। 1 घंटा 20 मिनट से 1 घंटा 30 मिनट मतलब 1.5 घंटा उसको लग जाता है। 25 नंबर का पेपर आपने अटेम्प्ट किया 1.5 घंटे में, और बाकी 75 का मिनट आपका करेंगे 1.5 घंटे में। तो अब कई लोग कहते हैं कि सर हमने तो बस 6-7 पेजेस या 8 मैक्सिमम पेजेस लिख दिए ऐसे के, तो क्या हम पास हो जाएंगे? तो अब मुझे क्या पता भाई आप पास हो जाएंगे, मुझे क्या पता आपने किस तरह का डाटा लिखा है, मुझे क्या पता आपका कंटेंट क्या था, आपने फैक्ट एंड फिगर डाले हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता आपने उसको हेडिंग्स किस तरह दी है या किस तरह उसको शेप किया है, किस तरह आपने पैराग्राफ फॉर्म किया उसका, किस तरह आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज किया है, मुझे नहीं पता आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक की है। तो मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आप 8 या 11 पेजेस पे उसको क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन जिन लोगों ने पूरे 1500 से 2000 वर्ड्स लिखे हैं, तो चूंकि देखें जो एक वो पेज था ना, उसके ऊपर आप गिन लें वो एक बंदे के 100 ही बन रहे थे, 100 वर्ड बन रहे थे एक पेज पे। इसका मतलब अब 15 साइड्स आपको लिखनी थी लाजमी। तो इसमें ये है, आप देखें जो एग्जामिनर है ना उसके हाथ में 25 नंबर ही है ऐसे के लिए, वो 25 से ज्यादा आपको ऐसे में नहीं दे सकता। लेकिन वो 25 से मतलब किसी और दूसरे क्वेश्चन के अंदर जहां पे आपके कम मार्क्स बनते हैं, तो वो आपका आगे वाला रिकॉर्ड देखे कि ऐसे में इसने बड़ा जबरदस्त ऐसे लिखा और पूरे वर्ड्स इसने लिखे हैं, तो वहां पे आपको मार्जिन लाजमी देगा। वो उसको पता है कि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट का पेपर है, उसको पता है कि जनाब ये जिसने पहले इतने फैक्ट एंड फिगर लिखे हैं, तो ये टाइम मैनेजमेंट की वजह से उसने यहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत किया है। तो बहरहाल इसका भी कोई आइडिया नहीं लगाया जा सकता। तो आपको अगर कोई बता दे ना कि 11 पेजेस पे आप पास हो जाएंगे, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। अगर आपको कोई बता रहा है ना कि आपने चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आप पास हैं, तो वो झूठ बोल रहे हैं, उसे पता ही नहीं आपने लिखा क्या है। ठीक है, तो ये तखमीने दूसरों से ना लें, बल्कि इसका खुद एनालिसिस करें कि मैंने किस हद तक उसको जो है वो ठीक लिखा है, और मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा था, वोकैबुलरी कैसे यूज की मैंने उसके अंदर, ये इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखें। ऐसे पर एस्पायरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स था, तो ये तो क्वेश्चन हो गया ना बीच में, तो ये रिस्पॉन्स था कि वो कहते थे जनाब ये तो तीनों ऐसे लीडर्स आर बोर्न और मेड। ठीक है, और वो जो रिजेक्शन के बारे में क्या था कि कौन सी टूल है एक मतलब आपको परेशान करने वाली या डेवलपमेंट टूल है, इस तरह का कोई क्वेश्चन था। तो तीनों के अंदर मतलब वो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपने बताना है तो आर्ग्यूमेंट भी क्रिएट करें कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। ऐसे चूज करने के अंदर ही इतना टाइम लग जाता है, तो बाद में आप उसको लिखने के लिए तो कितना टाइम आपके पास रहना है। लेकिन मोस्टली लोगों ने जो है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला जो है ना वही चूज किया था, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स वाला। और आप लोग बताएं भी जिन लोगों ने ये पेपर अटेम्प्ट किया ना, कमेंट्स कर दिया करें, कुछ नहीं जाएगा आपका कि कैसा हुआ है, कौन सा अटेम्प्ट किया है, इस तरह की कोई एक आधी कमेंट कर दिया करें। अच्छा, फिर मार्क्स किन बातों पर कटेंगे, ये सारी डिस्कशन हो चुकी है तकरीबन। फिर भी मार्क्स जो है आपके, जैसे मैंने वो बताया था ना लास्ट आपको फर्क बताया करंट अफेयर का और ऐसे का, एक अली था कैंडिडेट मुल्तान का, उसने क्वेश्चन किया हुआ था, तो उस पे जो क्वेश्चन पे मैंने बताया था कि करंट अफेयर और ऐसे में क्या फर्क है। तो अगर आपने वो गलतियां की हैं तो फिर तो लाजमी मार्क्स आपके कटेंगे, और आपने जो यही सेंटेंस स्ट्रक्चर की और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह की हैं तो भी आपके मार्क्स कटेंगे। अच्छा, ओएस की टाइपिंग ऐड में नहीं थी। अब ये भी बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया कि सर आपने तो कहा था कि ओएस की टाइपिंग नहीं होगी, लेकिन वो तो हो गई। हाँ, मैंने कहा था एक वीडियो में कि ओएस की टाइपिंग नहीं होगी, लेकिन जो लोग मेरे ग्रुप में ऐड थे ना, तो मुझे एक कोई है कैंडिडेट, उसका मुझे नाम याद नहीं है, उसने वो मैसेज किया था कि सर मैं पिछली 2 बार से जो है ना ये टेस्ट दे रहा हूँ और उसमें जो है सक्सेस मुझे नहीं हुई, लेकिन टाइपिंग में दे रहा हूँ। तो ओएस के पेपर में ओएस की एडवर्टाइजमेंट में आती नहीं है, लेकिन वो लेते हैं टाइपिंग, तो इसलिए आप लोगों से वो टाइपिंग ली गई और मैंने ये ग्रुप में बात शेयर कर दी थी। ठीक है, तो जो ग्रुप वाले उनको तो पता चल गया था। अच्छा, आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पेपर पैटर्न क्या है, ये भी हम डिस्कस करते हैं। पेपर पैटर्न क्या है और कितने सवाल और टाइम कितना मिलता है, तो ये भी हम डिस्कस करते हैं अभी क्या है। तो मोस्टली मैंने पीछे वाले जो क्वेश्चन थे और एनालिसिस वगैरह ये सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। अब हम साइकोलॉजिकल की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं। ठीक है जी, तो दोस्तों साइकोलॉजिकल टेस्ट की तैयारी शुरू करने से पहले हमें पता तो होना चाहिए ना कि साइकोलॉजिकल टेस्ट होता क्या है, ये साइकोलॉजिकल है क्या, कोई साइकोमेट्रिक बोलता है, कोई साइकोलॉजिकल बोलता है। कई लोग हैं जिनके लिए तो ये टर्म बिल्कुल नहीं है, और कई लोग हैं जिन लोगों ने ये टेस्ट दिए हैं, मतलब पिछली बार दिया उनका फर्स्ट टाइम था और उनको पता चल गया कि ये क्या होता है, लेकिन फिर भी उनको बेसिक्स नहीं पता कि इसमें होता क्या क्या है। तो उन
तमाम चीजों को कवर करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट है, बेसिकली क्या होता है। तो बेसिकली जो है ना, इसके अंदर आपकी इंटेलिजेंस को मैयर किया जाता है। आपकी इंटेलिजेंस मतलब कि आपकी कंपेयर और कंट्रास्ट करने की सलाहियत, कि आप डिफरेंट चीजों को किस तरह कंपेयर करते हो, उन चीजों का किस तरह कंट्रास्ट करते हो। एक से ज्यादा जायद चीज आपके सामने है तो आपको कहा जाए कि इनमें से अच्छी चीजें कौन सी हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आपको दो चीजों की अच्छी और बुरी क्वालिटीज का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी चीज चूज करनी है, कौन सी चीज वक्ती तौर पर जो मेरे लिए हार्मफुल है, बाद में जो है मेरे लिए जो है वो बेटर रहेगी। एडजस्टमेंट टू न्यू सिचुएशन, इंटेलिजेंस जो बेसिकली है ये है आपकी एडजस्टमेंट कर देती है, मतलब आप अपने आप को किस तरह किसी हालात के मुताबिक ढाल लेते हैं, तो ये चीज आपको सिखाती है। और फिर ये है मिसलेनियस थिंग। हाँ, इसके थ्रू आपका जो ये टेस्ट है ना, मतलब वो ये जांचना चाह रहे हैं इस टेस्ट के अंदर आपसे कि मिसलेनियस चीज, जो डिफरेंट चीजें हैं मुख्तलिफ, उन चीजों को आप किस तरह से मैनेज करते हो, किस तरह टैकल करोगे। एक से ज्यादा प्रॉब्लम्स आपके ऊपर एकदम से आ जाए तो ऐसे नहीं है कि आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाओ और आप जो है जाके कहो कि मैं खुदकुशी करने लगा हूं, और बंदे ने जिसने मुझे जो भी ठेस पहुंचाई है या मेरी जान मारी है, इज्जत आबरू किसी चीज को भी नुकसान पहुंचाया, मैं उसको कत्ल कर दूंगा, मार दूंगा। ठीक है, मिसलेनियस थिंग को किस तरह आप एडजस्ट करते हैं। ये साथ साथ आपके साइकोलॉजिकल टर्मोइल भी चल रहे हैं, और इन साइकोलॉजिकल टर्मोइल के साथ साथ आपने बाकी की जितनी चीजें हैं उनको एक्यूरेटली और जिस तरह पहले चला रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, बगैर उनको पता लगे कि इसके साथ क्या कुछ चल रहा है, आपने एडजस्टमेंट करनी है। पर्सन्स इंटरनल रिलेशन, इंसान की जो अपनी कैफियत होती हैं, अपनी फीलिंग्स होती हैं, और उन फीलिंग्स को वो दूसरों की फीलिंग्स के मुताबिक या दूसरों के मामलात के मुताबिक किस तरह ढाल लेता है, ये चीज आपकी टेस्ट करनी है इस साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर। तो ये चीजें लाजमी देखिएगा, जो स्टार्ट में बता रहा हूं कि आगे निकल जाएंगे आप देखते हैं पैटर्न देखने लग जाए। ठीक है, आपके अंदर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कितनी एबिलिटी है। कोई मसला दरपेश आपको आ जाए तो आप जो है किस तरह उस मसले से अपनी जान छुड़ाएंगे। आप कौन कौन सी ऐसी मेजर्स हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आप, जो स्टेप्स हैं आप लेंगे अपना एक जो प्रॉब्लम है उसको डिमेज करने के लिए, उसको मतलब सॉल्व करने के लिए। एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज है कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो देखती है कि किस तरह नॉलेज उसको मिल रहा है और उसको एक्वायर कर रहा है। मतलब इसके अंदर भी वो डिफरेंस होता है ना कई लोगों को, कि एक किताब होती है, वही किताब पढ़ के जनाब एक शख्स कायदे आजम बन जाता है, और वही किताब पढ़ के एक शख्स जो है वो कोई काम धंधा नहीं कर रहा और जनाब वेला सा कोई वकील है। वही किताब पढ़ के इल्लामा इकबाल इतना बड़ा फिलोसोफर बन जाता है, जनाब इतने काफी सारे नाम हैं इल्लामा इकबाल के बन जाते हैं, और कई लोग हैं जनाब उनको कोई बेनिफिट नहीं पहुंचता। तो ये एबिलिटी है आपकी टू एक्वायर नॉलेज, किस तरह आप नॉलेज को गेन कर रहे हैं। एक लेक्चर है उसके अंदर कोई शख्स है, उसका जो माइंड है वो किस पॉइंट के ऊपर अटकता है, कोई पॉइंट नोट कर रहा है। मैं भी जैसे कि बोल रहा हूँ, शायद आप लोग पहले खास तौर पे जो मैंने लेक्चर्स दिए हैं तो कई लोग थे वो जो लिखी हुई थी ना लाइंस, वो वैसी की वैसी लिख रहे थे, वो तो मैं यार वैसे भी आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा था। और कई लोग क्या थे जो मैं अंदर उसकी कहानियां सुना रहा था, उसके फैक्ट एंड फिगर सुना रहा था, वो भी नोट कर रहे थे। तो यही है आपकी एबिलिटी कि किस तरह आप नॉलेज को एक्वायर करते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीजें आ जाती हैं आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट में। अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी टाइप्स के बारे में। जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है इसकी कितनी टाइप्स हैं, ठीक है जी। तो दोस्तों, जो आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट है, आपका जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसके अंदर किस किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं, या हम देखते हैं कि मोस्टली जो भी कोई भी डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है ना जो आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट ले, सिर्फ ये एमओडी तो नहीं है जो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट लेती है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट जितने भी हैं वो किस तरह आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं, या साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये है जनाब वर्बल इंटेलिजेंस। वर्बल इंटेलिजेंस है इसकी पहली टाइप आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट की। अच्छा, वर्बल के अंदर क्या होता है, इसमें डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसमें जैसे मैंने वो पीछे पॉइंट लिखे थे ना, मैंने क्या लिखा था, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। ठीक है, तो आपको जो है ये वर्बल इंटेलिजेंस के अंदर कंपैरिजन या कंट्रास्ट करना आता हो। ऊपर आपको दिया होगा कि जनाब इनके जो आपको ऑप्शंस गिवन है, इसके अंदर जो सबसे ऑड चीज है, जो सबसे मुख्तलिफ चीज है, आप उसको चूज करें। तो आपने उसको, मतलब आपको सपोज मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि एक जनाब उसने कहा कौवा है, उसने कहा चिड़िया है, फाख्ता है, बतख है, और कोई अबाबील टाइप उसने चीज लगा ली। अब कहेगा इसके अंदर से डिफरेंट चीज बताएं क्या है। आपके पास सिर्फ इतना टाइम था जो मैं बोल चुका, इससे ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये इसकी प्रिपरेशन आप लाजमी करें, प्रैक्टिस।
और बेशक आप जो पहले देखे आए ना उन लोगों से आप पूछ लेना, किसी की पिक्चर स्टोरी रह जाती है, किसी के सेंटेंस कंप्लीशन रह जाता है, किसी का कुछ रह जाता है, किसी के बबल फिल नहीं होते, वो डॉट डॉट लगा के जा रहे होते हैं, बाद में सोचते हैं बबल फिल करेंगे, बबल भी फिल नहीं होते। तो इसलिए टाइम बहुत शॉर्ट है और मैं इसलिए आपको ग्रुप में कह रहा हूं कि आप वहां पे भी जल्दी जैसे सीन करते हो तो रिप्लाई भी किया करो। मैं जनाब देखता हूं कि 700 लोगों ने सीन किया है, सिर्फ 225 लोगों ने वोट किया है या उसका जवाब दिया है। यार अगर आप साइकोलॉजिकल की तैयारी करो थोड़े सीरियस हो जाओ। अगर आपको मतलब या तो मैं पेड कर देता हूं, ठीक है, आप मुझे सजेस्ट करें, चले मैं पेड कर देता हूं, फिर मैं आपकी इवेल्युएट भी कर दूंगा, आपको जो है टेस्ट वगैरह भी आपके ले लूंगा, या तो इस तरह कर लो आप, या फिर ये वाली हरकतें ना करें कि जनाब बिल्कुल उसको देखा और इग्नोर कर दिया। एक शख्स जो इतनी मेहनत कर रहा है आपको प्रिपरेशन करवाने के लिए और आप कहते हैं कि जनाब कोई नहीं, ये तो वेला है, ये तो फ्री करवा रहा है, तो हम इसको नहीं देखते। तो अच्छा बहरहाल वापस आ जाते हैं हम वर्बल इंटेलिजेंस के ऊपर। तो आपने देखा कि उसके अंदर वो बताता है कि और चीज बता दे, आपने और चीज बता दी। फिर इसके अंदर नॉन वर्बल के अंदर आ सकता है कि जंबलिंग ऑफ वर्ड्स आ सकती हैं, मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं ना, जैसे एक वर्ड है ना मैंगो, इसके स्पेलिंग आगे पीछे लिखे होंगे और नीचे लिखा होगा कि जनाब बताएं इससे क्या बनता है, तो वो आप सीधा सीधा मैंगो के ऊपर ही मोस्टली पहुंच जाते हैं, ठीक है। जंबलिंग ऑफ वर्ड्स होगी। फिर सीरीज अक्सर आ जाती है इसके अंदर। सीरीज में ये होता है कि जनाब ये होते हैं बड़े सिंपल सिंपल, ये वो वाले नहीं है जिस तरह के वो और भी होते हैं, मतलब एक इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं तो वो भी आते हैं, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ये उससे जरा कम मुश्किल होते हैं, ठीक है। उसमें तो ये होता है ना कि लंबे लंबे रिलेशन भी अक्सर आ जाते हैं कि जनाब बताएं एक पिक्चर में वो जो शख्स देख रहा था उसने देखा कि द पर्सन प्रेजेंट इन द पिक्चर इज द ब्रदर ऑफ माय मदर्स ग्रैंड मदर और फलां फलां करते करते, तो व्हाट इज द रिलेशन of the person present in the picture with the person who is looking at the picture। अब आपसे पता नहीं आप सोचने बैठ जाते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते, ये जनरल से होते हैं, ठीक है। वो जो मैंने यहाँ पे भी टाइप्स बताई थी इंटेलिजेंस की, साइकोलॉजिकल की, उन तमाम चीजों को आपने मद्देनजर रख के ये इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जंबलिंग वर्ड भी हो गया, सीरीज वाला भी हो गया। फिर समटाइम्स आ जाता है वो कपल होते हैं ना वर्ड्स के, ठीक है, मतलब दो दो वर्ड्स दिए होते हैं, जैसे डे का नाइट है तो आगे उसने लिखा होगा वाइट, तो आपने फौरन से ब्लैक वाला जो है उसको चूज कर देना, ग्रे तो आप चूज नहीं करेंगे। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके वर्बल इंटेलिजेंस में, और इसकी अलग अलग वीडियोस भी इंशाल्लाह मैं भी बनाऊंगा आपके लिए, और तैयारी तो मैं आपको ग्रुप में करवा रहा हूँ, ये कैटेगोरिकली करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होंगे सर ने तो सारे क्वेश्चन आज वो सॉरी कौन से आज मैंने सारे क्वेश्चन दिए हैं ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट के आपको ग्रुप में, तो आप ये ना कहना कि सर तो सारी एक ही चीज की प्रिपरेशन करवाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता। वो मैं आपको एक्टिव करना चाह रहा था क्योंकि ये होते हैं ना जरा कंट्रोवर्शियल से सेंटेंसेस होते हैं। तो जैसे कि वो पहला मैंने लिखा ना कि क्या आपका जो फिरका है बाकी तमाम फिरकों से अच्छा है, तो 4 ऑप्शन दिए थे मैंने, चारों ऑप्शन के ऊपर आपने देखे कितने कितने वोट हैं, किसी पे 200, किसी पे 100, किसी पे 50, ठीक है। अब इसका मतलब कोई बंदा तो गलत है ना उनमें, या तो 200 वाले गलत हैं, 100 वाले, 50 वाले, ठीक है। अच्छा, तो अभी वर्बल इंटेलिजेंस की बात चल रही है, ये 3-4 टाइप मैंने आपको बता दी हैं, तो ये चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, और मोस्टली यही होता है कि ऑड चीजें जो होती है ना मोस्टली उनका पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि कलर्स के बारे में अगर वो आपसे पूछ रहे हैं ना, 4 कलर्स के नाम लिखे होंगे, रेड, ऑरेंज, व्हाइट और ब्लैक, अब कहेंगे इसके अंदर ऑड क्या, आप कहेंगे सारे के सारे रंग हैं, नहीं एक चीज ऑड है, जो ऑरेंज है ना वो फल का नाम भी है, बाकी जो 3 चीजें किसी चीज का नाम नहीं है, तो इस नाम में थोड़ा सा एक्टिव रहना है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं अपना नॉन वर्बल की तरफ। तो नॉन वर्बल जो है ना, इसके लिए एक कोई पिक्चर बनानी जरूरी है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, उम्मीद है आपको साफ नजर तो आ रही है, इस साइड पे मैं बना देता हूँ। सपोज एक क्वेश्चन है, हम लेते हैं, ये देखेंगे मैं लगाने लगा हूं आपके सामने क्रॉस, 1, ये 2, ये 3, और ये चौथे की जगह मैंने ये किया, और नीचे मैं अब आपको ऑप्शन देता हूं A, B, C और D, ठीक है। अब देखें इसके ऊपर जो है ना एरो मैंने बनाया हुआ है इस तरफ, इसका मैंने बनाया हुआ है इस तरफ, इसका मैंने बनाया है इस तरफ। अब मैं कहता हूं चौथे पे क्या आएगी, तो जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, वो इनको देखे बगैर, मोस्टली आपने ऐसे करना है कि इनको नीचे वालों को नहीं देखना, इनको देखे बगैर आपने जहन के अंदर ही बना लेना है कि यार एक पहले ये ऊपर गई डायरेक्शन, फिर ये उसके नीचे आई, फिर ये राइट गई, इसका मतलब ये ऊपर वाला होगा नेक्स्ट। तो आपने जो नेक्स्ट अपने जहन में ही बना लेना है कि डी ऑप्शन जो है वो ये होगा,
तो यहाँ से जो भी बी सी जिसमें भी हो आपने वो उसको लगा लेना है। तो ये होती है पिक्चराइजेशन। नॉन वर्बल यही होता है जिसके अंदर आप कोई लफ्ज भी अदा नहीं करते और उसके बगैर आपका तमाम कोई भी काम है वो हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा किसी दूसरी कंट्री जाते हैं ना, तो वहाँ पे दूसरी डिफरेंट लैंग्वेज में, अगर फ्रांस चले जाए, जर्मनी चली जाए, अरेबिया चले जाए, तो वहाँ पे उनकी लैंग्वेजेस में लिखा होता है, आपको तो पहचान नहीं आ रही तो क्या लिखा होता है, साथ में उन्होंने नॉन वर्बल पिक्चर्स इसलिए बनाई होती हैं। तो ये नॉन वर्बल भी आपकी जिंदगी में इसलिए एक अहम किरदार अदा करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। ठीक है, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस में ये आएगा आपको कि एक जुमला जो है वो अधूरा दे दिया होगा आपको। वो आपको कहेगा कि पाकिस्तान मेरा, आगे छोड़ दिया, बताएं क्या है। वो आपको कह देगा कि काश मैं, आगे वो लाइन छोड़ देगा, आपको इसको कंप्लीट करें। ठीक है, तो ये तीसरी टाइप आपकी होगी है जो आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट में आनी है, एमओडी के। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके हैं ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट। ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट जो मैंने ग्रुप में आपको स्टार्ट करवा दिए, आपको उम्मीद है पता चल ही गया होगा कि ये किस तरह के होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है इन क्वेश्चंस की बेस पे, जिससे आपसे पूछा जाता है, 4 ऑप्शन आपको गिवन होते हैं कि आप इस चीज के बारे में क्या व्यू रखते हैं, आया कि मुत्तफिक है, गैर मुत्तफिक है या नहीं है। तो इसमें भी मतलब ये जो है ना ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी, इसमें भी अक्सर वो होती है, कैटेगरीज होती है, जैसे कि मोस्टली जो है ना वो आपसे पूछा जाएगा रिलीजन के ऊपर या आपसे आपके सेक्ट के ऊपर, वो डायरेक्ट हमला कर रहा होगा आपके ऊपर। ठीक है, तो आपने जो है ना उस हमले को रोकना है, किस चीज से, बर्दाश्त से, मुस्बत सोच से, इन चीजों से आपने उस हमले को रोकना है। तो एक चीज ना मैं आपको क्लियर कर दूं, जितने भी कैंडिडेट्स मुझे संजीदगी के साथ सुन रहे हैं ना, उन लोगों को, अगर आप लोग, फिर से सुन लें, अगर आप लोग अपने जहन को जैसा वो है एज इट इज बयान कर देंगे, जो भी ये साइकोलॉजिकल है, आपके जहन में कोई चीज आई, फौरन से आपने कहा कि ये चीज है, आपने उसको बयान कर दिया। मोस्टली जो हमारी उम्र के लड़के होते हैं उनका माइंड और जगह भी चलता है बड़ा, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसी चीज आपके जहन में आई आपने उसको वैसे इलेबोरेट कर दिया। मैं इसलिए बार बार दोहरा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है, तो आप पास नहीं हो सकते। ठीक है, तो इससे मजे की बात तो और कोई नहीं हो सकती कि जो चीज जो आपकी सोच है वो आपने अगर एज इट इज लिख दी, आप पास ही नहीं हो रहे यार। इसलिए आपको क्या करना है, आपको वही करना है मैन्युपुलेटिंग टूल वाला, वो जो आपका ऐसे आया था ना फ्रीडम स्पीच वाला, इसको साइकोलॉजिकल को आपने यूज करना है एज ए मैन्युपुलेटिंग टूल। उनको आपने मैन्युपुलेट करना है, उनको कहेंगे हम ऐसे हैं, हालांकि वैसे नहीं है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव वाले का आपको उम्मीद है कि कई हद तक समझ आ जाएगी। तो इन पे अलग अलग लेक्चर भी बनाऊंगा, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे रहा हूँ, कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये क्या होता है और किस तरह होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है पिक्चर स्टोरी। पिक्चर स्टोरी में ये होगा कि एक जो है तस्वीर आपको दे दी जाएगी और तस्वीर के अंदर वो वाला काम होगा जो ऐसे का दूसरा वो था टॉपिक, डिजेक्शन। डिजेक्शन आपको नजर आ रही होगी हर जगह, आपको उम्मीद की सारी किरणें जो है वो कोई किरण नहीं होगी, आपको लग रहा होगा कि मेरा देश गुलामी के अंधेरों में गर्क हो चुका है, जुल्म नंगा होकर नाच रहा है, उलमा हुजरों में मुंह छुपाए बैठे हैं, किसान बेवकूफ हो चुका है, मजदूर को महंगाई की चक्की में पीस दिया गया है, मुलाजिम तबका बेआस है और रोटी मांगने पर बोटी बोटी नोचने की कैफियत है। तो आपके माइंड में इस तरह की चीजें चल रही होंगी, लेकिन आपने इस तरह की कोई भी चीज बयान नहीं करनी। मैंने आपको पहले बता दिया, अगर आपने इस तरह की कोई भी चीज बयान की तो आपकी वो जो पिक्चर स्टोरी है जो आपने लिखनी है बड़ी मेहनत के साथ, उसके आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपने जो पिक्चर स्टोरी आपके सामने एक आएगी, आपने देखना है मैं उसके अंदर ऑप्टिमिस्टिक वे कहां से ढूंढूं, कौन सा पॉजिटिव पॉइंट है जो उसके अंदर से मैं निकालूं। ठीक है, तो मोस्टली आपको पिक्चर स्टोरी के 5 मिनट दिए जाते हैं और इस 5 मिनट के अंदर ही आपने उस तस्वीर को एक बार देख लेना होता है और फिर आपने उसके ऊपर लिखना है 5 मिनट तक। और बाकी मैं इसकी जो चीजें हैं ना कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसको पॉजिटिव कैसे लिखना है, तो ये मैं आपको जब इसका अलग लेक्चर बनाऊंगा तो इंशाल्लाह तब बनाऊंगा। अब हम देखते हैं सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट कौन से होते हैं? तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन जैसे नाम से जाहिर हो रहा है, जिसके अंदर आप अपने आप की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। जैसे मैं YouTube का ये वीडियो है ना, इसमें डिस्क्रिप्शन लिखता हूं, तो आप अपने आप की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। जैसे मैं लिखता हूं अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरसलान मलिक, एम इंग्लिश, एम उर्दू, एम इस्लामियात, तो ये मेरी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो इसके अंदर आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में ये है कि आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं,
आप अपनी खूबियां बताते हैं, आप अपनी खामियां बताते हैं, ठीक है, और आप बताते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, किस सिचुएशन में आप कैसा रिएक्ट करते हैं, आपके दोस्त हजरात आपके बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, एक स्ट्रेंजर आपको मिलता है वो आपके बारे में क्या ख्यालात रखता है, आप जब किसी चीज को, किसी नई चीज को देखते हैं जो आपके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, आपके जहन में क्या ख्यालात आते हैं, आपकी हॉबीज क्या है, मशगले क्या है आपके, कौन सी गेम्स आप खेलना पसंद करते हैं, फारिग औकात में आप क्या करते हैं, वगैरह वगैरह, ये तमाम की तमाम अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं आप इसके अंदर। और सेवंथ जो है वो है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी और सेल्फ डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो ये भी अक्सर आ जाती है, ये कहते हैं कि जनाब ऑटोबायोग्राफी लिखें अपने ऊपर, और इसके भी आपको ये 5 मिनट गालिबन होते हैं आपको दिए हुए। अच्छा, अब हम आते हैं पैटर्न की तरफ, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि इस तरह के ये सवालात होते हैं जो आपसे कोई भी साइकोलॉजिकल होता है उसमें आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो एमओडी का पेपर है उसके अंदर किस तरह के सवाल आते हैं, कौन से सवाल आते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसके अंदर जो सवाल आते हैं ना, वो इस तरह के आते हैं कि एक तो आपको आते हैं ये ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी, दूसरा ये इनकम्प्लीट सेंटेंस आते हैं, और कभी कभी वर्बल नॉन वर्बल भी आ जाते हैं, और पिक्चर स्टोरी। ये 3 चीजें तो जो आपको लाजमी आती हैं, ठीक है। तो कई लोग मुझसे पूछ रहे सर आपने कभी साइकोलॉजिकल टेस्ट दिया? हाँ मैंने दिया, मेरे पास भी किए मैं। तो ये जो है ना आपके जो बेसिकली जो आपका ये पूरा वो है ना सिस्टम पेपरों का, वो कंडक्ट करवा रही है एक टेस्टिंग एजेंसी, और वो जो टेस्टिंग एजेंसी है उसका जो साइकोलॉजिकल पैटर्न है आपने उसको देखना है। आपने ये नहीं देखना स्पेसिफिक किसी एक डिपार्टमेंट को, आप उस टेस्टिंग सर्विस का जो वो है ना वो देखें। और वो जो टेस्टिंग सर्विस है ना, ये 7 चीजें जो मैंने लिखी है ना आपके सामने, उस टेस्टिंग सर्विस के साइकोलॉजिकल टेस्ट में ये तमाम की तमाम चीजें आ चुकी हैं, ठीक है। तो अब कई लोग हैं जिसने 2017 या 18 में, ठीक है, 17 या 18 में जिन लोगों ने दिया, तो उन लोगों को ये वाली चीज, ये सेल्फ डिस्क्रिप्शन और ये ऑटोबायोग्राफी वाली चीज भी थी, ठीक है। तो अभी जिन्होंने 2021 में दी है उन लोगों को ये चीज नहीं थी, और ये जो वर्बल नॉन वर्बल है ये 17-18 में जैसे थे, और अब जो है 21 में गालबन ये भी नहीं थे। तो इस तरह की ना वो थोड़ी सी है चीजें। हाँ, एक और चीज है, ये जो आपका था ना इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस के साथ आपको वर्ड्स भी आते हैं इनकम्प्लीट, ठीक है, वो इसी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। तो उसको बताना भूल गया हूं, तो ये वर्ड्स भी होते हैं। वर्ड्स में ये होता है कि एक जैसे लफ्ज लिखा हुआ है नीला, आपके जहन में आसमान, एक वर्ड लिखा हुआ है सुर्ख, आपने लिख दिया खतरा, एक लड़का लिखा हुआ है लड़की, आपने लिख दिया खूबसूरत, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड आए, वर्ड से आपने वर्ड बनाए, तो ये तमाम के तमाम जो टेस्टिंग सर्विस की कंडक्ट करवा रही है उसके अंदर साइकोलॉजिकल में आ चुके हैं। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम चीजों को लेकर चलें, ताकि जिस तरह अभी हमें सरप्राइज मिले हैं आगे हमें साइकोलॉजिकल में कोई सरप्राइज ना मिले, और ज्यादा से ज्यादा इनको हम एक 2 लेक्चर में ही वो कवर कर लेंगे। तो ये आपको लेने चाहिए कि कहीं और भी आप सिर्फ इसकी नहीं, कहीं और भी कहीं के भी साइकोलॉजिकल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो तमाम चीजें आपको आनी चाहिए। अच्छा, अब मैं वैसे एक जनरल बात करता हूं, तो उसमें यह है कि साइकोलॉजी के में आपको वो जिस तरह का उनको शख्स चाहिए ना, रिक्वायर्ड पर्सन, रिक्वायर्ड एबिलिटीज, हैविंग रिक्वायर्ड एबिलिटीज जो उनके अंदर हैं, वो उनको जो चाहिए तो वो आपके अंदर लाजमी है। तो वो आपको किस तरह, वो इसी तरह साइकोलॉजिकल से वो जांचेंगे कि क्या क्या है, और जो चीजें आप ये लिखेंगे इनको आपने याद रखना है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल ना रहे। पता चले वो इंटरव्यू में आपसे यही चीजें पूछें, यहां आपसे वो हॉबीज के बारे में पूछें, वही चीज इंटरव्यू में पूछें, यहां आपसे आपकी खामियां पूछें 3, और वही इंटरव्यू में पूछे। यहां तो आपने मेरे लेक्चर सुन के आप आर्टिफिशियल होके चले जाएंगे, वहां पे वो जब उनके सामने आप बैठे होगे तो आप एक्चुअल चीज ना बता देना, ठीक है। इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है, और चूंकि इंशाल्लाह हम साथ रहेंगे आगे इंटरव्यू तक, तो ये चीजें भी मैं आपको करवाता रहूंगा। तो अब वापस वही टॉपिक है कि उन लोगों को जो रिक्वायर्ड पर्सन चाहिए, तो देखें सपोज उन लोगों को चाहिए ऐसा शख्स जो भीड़ के अंदर रह सकता हो, या उन लोगों को चाहिए ऐसा शख्स जो तन्हाई पसंद हो, अकेला बैठ के काम करता रहे। अगर एक कमरे में उसको 1 महीने के लिए भी बंद कर दिया जाए तो वहां पे वो एग्जिस्ट कर ले और वो खुश हो, हैप्पी हो, डिजेक्शन ना हो उसके अंदर। और उनको चाहिए ऐसा शख्स जो भीड़ के अंदर रहे, भीड़ के अंदर जाके लोगों की व्यूज ले,
भीड़ के अंदर लोगों को ऑब्जर्व करे वगैरह वगैरह। तो इस तरह के उनको लोग चाहिए। तो अब आपको वो डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा, वो आपको किसी दूसरे वे में जाके पूछ सकता है। जैसा कि वो आपसे कहे आप टीचर बनना पसंद करेंगे या आप महकमा जंगलात में जाना पसंद करेंगे। ठीक है, तो जो शख्स है ना तन्हाई पसंद, वो कहां जाएगा? महकमा जंगलात में चला जाएगा। और जो शख्स सोशल है वो टीचर बन जाएगा। सोशल डेली बेसिस पे लोगों को मिलेगा, बच्चों को मिलेगा या जो भी है। तो इस तरह अब आपसे वो अगला क्वेश्चन पूछेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछेगा एक जगह लड़ाई हो रही है, तो आप क्या उस लड़ाई में जाके उस लड़ाई को रोकेंगे, या आप उसको दिल में बुरा जानेंगे, या बस उसे देख के आप निकल जाएंगे, ठीक है, या रुक के देख लेंगे। ये मतलब मुख्तलिफ आपको ऑप्शन 4 दे दिए उसने। अब एक वो शख्स जो टीचर है, जिसने टीचर चूज किया था और उसने चूज कर लिया कि मैं झगड़ा देखूंगा और निकल जाऊंगा। आपकी पर्सनैलिटी में यहां तजाद आ गया है। बेसिकली तो पर्सनैलिटी ग्राफ बनाना है ना उन लोगों ने आपका। यहां आपकी पर्सनैलिटी में तजाद आ गया कि वो ना टीचर है और यार रुक नहीं रहा, इसका तो काम बनता है मतलब अखलाकी तौर पे जाके लोगों की जो लड़ाई हो रही है वो छुड़वाए। फिर आपसे वो अगला सवाल करता है, वो कहता है कि आपको अगर एक मजमे के अंदर तकरीर करने का मौका मिले तो आप करेंगे? अब जो जंगलात वाला है ना, स्टार्ट में हमने कहा कि मैं तन्हाई पसंद हूं। इट इज पॉसिबल कि उनको कोई तन्हाई पसंद वाला बंदा भी चाहिए हो। आपने स्टार्ट में कहा कि मैं तन्हाई वो जंगलात में जाना चाहता हूं, मतलब आप तन्हा पसंद है, तन्हाई पसंद है, और आपने चूज कर लिया तकरीर कर दूंगा। आपके यहाँ पे आपके करेक्टर में तजाद आ गया। तो आपने जो चीज ऊपर चूज करनी है ना, उसी चीज को आपने नीचे लेके चलना है। और ये चीजें अभी मैं आपको मजीद इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में, और अगर आप कहेंगे तो लाइव में और ग्रुप में तो चल ही रहा है, तो मैं आपको करवाता रहूंगा। अच्छा, तो दोस्तों ग्रुप में मैंने आज काफ़ी क्वेश्चन भेजे, तो उसमें से कुछ या देखते हैं सारे अगर पॉसिबल हों तो डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने भेजा आज जो वो था, क्या आपका फिरका सब फिरकों से ज्यादा अच्छा है? तो पर्सनालिटी टेस्ट चल रहा है आपका, पर्सनालिटी। तो अब देखें ग्रुप जो 1 है ना हमारा साइकोलॉजिकल का, 2 ग्रुप है ना अभी हमारे, तो 1 का देखते हैं। 1 में जनाब 200 लोग कहते हैं ना मुत्तफिक, मतलब वो कहते हैं कि हमारा जो फिरका है ना वो बाकी फिरकों से, मतलब सब फिरकों से अच्छा नहीं है। और इसी तरह ग्रुप 2 में 30 लोग कहते हैं, ये इसमें भी पार्टिसिपेंट कम है, बिल्कुल मुत्तफिक। वो कहते हैं जनाब 43 लोग के हम तो सबसे बेहतर हैं, अशरफुल मखलूकात हैं, हमसे बेहतर तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं और ना कोई हो सकता है। ठीक है, तो वो 43 लोग हैं। इसी तरह 11 लोग वो दूसरे वाले में भी हैं। फिर क्या आपका फिरका सब फिरकों में अच्छा है? 86 लोग हैं जो कहते हैं मुत्तफिक, मतलब ये वो वाले हैं, ये कहते हैं यार हम अच्छे हैं। ये जो ये वाले हैं वो कहते हैं हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, वो वाले हैं। और जो ये वाले हैं ये कहते हैं हाँ जी हम ठीक है, बेहतर है। अच्छा, और 27 लोग जो हैं वो ग्रुप 2 से। इसी तरह कुछ कह नहीं सकते। 125 लोग कहते हैं कि हमारा फिरका, हम कुछ नहीं कह सकते अपने फिरके के बारे में कि वो अच्छा है बुरा है, हमें तमीज ही नहीं है किसी चीज की, हम कर ही नहीं सकते, किसी को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हम। तो 125 लोग कहते हैं 1 में से, और 52 लोग जो हैं वो कहते हैं 2 में से। ठीक है, तो अब आप अंदाजा लगाएं कि क्यों लोग फेल होते हैं इन टेस्ट में। अब ये जो बंदा है ना जो कहता है कि आपका फिरका सब फिरकों से ज्यादा अच्छा, जो कहता है बिल्कुल मुत्तफिक, ये जो 43 प्लस 11 कितने हो गए 44 54, ये जो 54 लोग हैं ना, इनमें से लाजमी आधे लोग ऐसे होंगे जिनका पेपर बहुत टॉप क्लास हुआ है और वो सोच रहे होंगे कि यार हम फेल कैसे हुए, वो यहां पे फेल हुए भाई आप। ठीक है, फिर 86 और 27 कितने बन गए 93 103 113। ठीक है, 113 लोग हैं वो भी इन्हीं के साथ हैं, मतलब ये टोटल कितने हो गए 113 117 167। 167 लोग तो वैसे ही बाहर हो गए जो कहते हैं हमारा हम सबसे बेहतर है। यहां पे बेहतर वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। आपने अपने आप को अशरफुल मखलूकात नहीं शो करना, सारे लोग ये अशरफुल मखलूकात हैं। ठीक है, मैं भी अशरफुल मखलूक हूं। तो
अच्छा चलें, अभी अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसको भी साथ साथ थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। अगर आप सुन्नी या बरेलवी हैं तो सॉरी, ये मैंने देवबंदी लिख दिया, यहां मैंने लिखना था शिया। देवबंदी के पीछे तो आप लोग कर लेते हैं था, वो वहां ग्रुप में भी शिया था, ये गलती से देवबंदी लिख दिया मैंने। अच्छा, अगर आप सुन्नी या बरेलवी हैं तो शिया इमाम के पीछे नमाज अदा करेंगे। 109 प्लस 24, ये ग्रुप 1 के लोग हैं, ग्रुप 2 के 109 प्लस 24 लोग कहते हैं नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे इमाम के पीछे नमाज, शिया इमाम के पीछे। फिर 42 लोग फिर से वो आगे जो कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं है क्या है, कुछ हम दो बस ऐसे ही हैं। फिर 240 प्लस 75 यानी कि कितने हो गए, 24 और 7 31, 315 लोग हैं जो कहते हैं मुत्तफिक। ये 315 लोग पास हैं जो कह रहे हैं ना कि हम शिया के पीछे नमाज पढ़ लेंगे। मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, मैंने बार बार उस पर जोर देके बोला मैंने कि अगर आप अपने जहन को, जो आपके जहन में है, वो सारे का सारा उन्हें बता देंगे एग्जैक्ट, तो आप फेल है। आप एमओडी में तो क्या, किसी भी जहां पे भी साइकोलॉजिकल होगा कहीं भी आप भर्ती नहीं हो सकते, वो निकाल देंगे, निकलो, हमें ऐसे बंदे की जरूरत नहीं है, हमारे पास और बड़े हैं कैंडिडेट। आपको पता है कि सारे ये CSSPMS वाले थे, तो सेंटर में मुझे मिले तो हर बंदा ही कह रहा था कि मैं तो CSSPMS वाला हूं। तो ये मुत्तफिक वाले। अच्छा, अब चौथे नंबर पे कहते इमाम साहब से पूछूंगा, यार इमाम ने तुझे कहना है कि जाके तुमके पीछे नमाज पढ़ इमाम ने तो तुझे रोक देना है। तो ये जो 26 लोग हैं ये भोले लोग हैं, ठीक है। अब अपने वोट ना चेंज कर देना जिसने लगाए हुए हैं। अच्छा ये मजाक के लिए जो है माजरत करता हूँ, किसको वैसे दिल पे लग जाए तो ये बताने का मतलब ये है कि मतलब थोड़ा सा मैं आपको टॉन्ट करूंगा ना तो आप सोचेंगे कि यार नहीं, बाकी थोड़ा सा देखना चाहिए अगर भर्ती होना तो। बाकी वो जो बिल्कुल कटर है ना, वो जो कहता है कि जी नहीं मरना, ये मार देना है, तो वो मतलब मुश्किल यहाँ पे मेरी पर्सनल ओपिनियन है। इट इज पॉसिबल कि उसका कोई लक चले या कोई भी मेरिट का क्राइटेरिया पता नहीं क्या हो, किस तरह हो, तो इट इज पॉसिबल कि वो भर्ती हो जाए, लेकिन मेरी ओपिनियन ये है कि उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो मुझे लगता है बहुत लंबी हो गई आज, तो बाकी क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेंगे, और क्योंकि हमारा साथ इंशाल्लाह रहेगा अभी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को यानी कि वन पेपर क्रैकर को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी कोई डॉलर मिले, मुझे भी कोई फायदा हो, मैं फ्री में तैयारी करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।